अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़रमिश नॉवल। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई पुरस्कार, रोमानवी और सस्पेंस से भरपूर नावल अमर बैर लेकर आई हूँ। ये कहानी है माहपारा की, जो अपने बाप की जान बचाने निकलती है, लेकिन उसका सामना एक इंतहाई खौफनाक इंसान से होता है, जिससे पूरा शहर कांपता है। रोहान खानजादा, क्या वो वाकई इतना ही संगदिल है, या फिर उसके दिल में कोई दर्द छुपा है? जानने के लिए चलते हैं कहानी की जानिब। मुझे बचा लें प्लीज। कोई तो मेरी मदद करे, वो मुझे मार डालेंगे। अंधेरी और सुनसान सड़क पर महापारा की चीखें गूंज रही थी, लेकिन रात की उस पहर सुनने वाला कोई नहीं था। वो पागलों की तरह भाग रही थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सांस फूलकर सीने में अटक रही थी और सर्द हवा उसके चेहरे को काट रही थी। उसके पीछे दो दरिंदे कहके लगाते हुए मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। रात का पिछला पहर था। वो अपने बीमार बाप की जान बचाने के लिए दवा लेने निकली थी, लेकिन उस सुनसान सड़क पर उन वहशियों ने उसे घेर लिया था। अरे, कहाँ भाग रही हो जानेमन? रात बहुत सर्द है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। एक लड़के ने बेहुदा हंसते हंसते हुए आवाज लगाई। वो गिरती फिरती आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसके कदमों की ताकत जवाब देके वो ठोकर खाकर सड़क पर गिर गई। उन दोनों ने उसे आ लिया और एक ने तो आगे बढ़कर उसकी चादर खींचने की कोशिश की। माहपारा ने अपने चेहरे को हाथों में छुपाया और रोते हुए चिल्लाई, खुदारा मुझे जाने दो, मेरे बाप अब मर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है, मुझ पर रहम करो। लेकिन उन दरिंदों के कानों तक जूं तक न रेंगी और उन्होंने एक गंदा कहका लगाते उसे दबोचना चाहा। माहपारा की आंखों के सामने अपने बाप का मुरझाया हुआ चेहरा घूम गया और उसे लगा कि आज उसकी इज्जत और उसके बाप की जान दोनों खत्म हो जाएंगी। अचानक एक काले रंग की चमचमाती मर्सिडीज इंतहाई खौफनाक रफ्तार से उनके बिल्कुल करीब आकर रुकी। गाड़ी के टायरों की चरचराहट ने रात के सुनाटे को चीर दिया, सड़क पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। दोनों लड़के घबरा कर पीछे हटे। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा शख्स बाहर निकला, जिसे आ रंग का लिबास पहन रखा था और उसकी आंखों में एक ऐसी सर्द महरी और सफाकी थी कि रात की तारीकी भी उसके सामने मानिक पड़ गई। वो रोहन खानजादा था, शहर का सबसे खौफनाक नाम, जिससे बड़े बड़े लड़ते थे। उन दोनों लड़कों ने उसे देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनके हाथ पैर कांपने लगे, उनके चेहरों का रंग फक हो गया था। हाँ, हमसे गलती हो गई। एक लड़के ने खौफ से हकलाते हुए बात मुकम्मल करने की कोशिश की और पीछे हटने लगा। रोहन के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, ना गुस्सा ना नफरत, बस एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी थी। उसने अपनी जेब से सिगार निकाला, उसे सुलगाया और एक लंबा कश लेकर धुआं फिजा में छोड़ा। उसे कोई बात नहीं की और इंतहाई पुरसुकून अंदाज में अपनी जैकेट से गन निकाली। माहपारा ने डरते हुए रोहान की तरफ देखा। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी और वो दर्द से करा रही थी। इससे पहले कि वो लड़के मजीद गिड़गिड़ाते या मुआफी मांगते, रोहान ने सीधा फायर खोल दिया। गोलियां चलने की आवाज गूंजी और वो दोनों सड़क पर गिर गए। माहपारा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और उसके मुंह से एक दिलरोज चीख निकल गई। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना खौफनाक मंजर नहीं देखा था। रोहन ने गन वापस रखी और इंतहाई पुरसुकून अंदाज में चलता माहपारा की तरफ बढ़ा, जैसे उसने भी इंसानों को नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों को कुचला हो। आए मेरे साथ, चले मैं आपको छोड़ दूं। उसकी आवाज में कोई जज्बा नहीं था, बल्कि स्पाट और सर्द लहजा था। माहपारा डर के मारे जमीन पर खिसकती हुई पीछे नहीं, नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं खुद चली जाऊंगी। वो हकलाते हुए रो रही थी और उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। रोहन ने झुककर माहपारा की कलाई को मजबूती से पकड़ा और उसे एक ही झटके में खड़ा किया। मैंने कहा, गाड़ी में बैठे, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है और ना ही मेरे पास फालतू वक्त है। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि माहपारा को लगा कि उसकी कलाई की हड्डियां अभी टूट जाएंगी। उसने जबरदस्ती माहपारा को गाड़ी की तरफ धकेला और पिछली सीट पर बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया। माहपारा सीट के कोने में सिमटी सिसकियां ले रही थी और बार बार दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश भी कर रही थी। उसे अपने बीमार बाप की फिक्र खाई जा रही थी, जो अस्पताल के ठंडे बिस्तर पर उसका इंतजार कर रहे थे, और दूसरी तरफ ये खूनी इंसान था जिसकी मौजूदगी से ही मौत की बू आ रही थी। गाड़ी तेजी से अस्पताल की तरफ भाग रही थी। रोहान ने रियर व्यू मिरर में माफारा की रोती और खौफजदा शक्ल देखी।
वो बेहद मासूम और घबराई हुई लग रही थी। रोना बंद करे, अस्पताल आ गया है। रोहन ने गाड़ी इमरजेंसी के बाहर रोकते सख्त लहजे में कहा। बापारा जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली और पीछे मुड़कर देखे बगैर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागी। अस्पताल का अंदरूनी मंजर किसी क़यामत से कम नहीं था। मापारा भागती हुई अपने बाप के बेड के पास पहुंची, जहां वो तड़प रहे थे और उनकी सांसें उखड़ रही थी और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें पथरा रही थी। बाबा, मैं आ गई हूँ बाबा, आंखें खोले। मैं दवाई लाने गई थी, लेकिन रास्ते में मुझे बाबा बाबा को कुछ नहीं होगा। उसे आपके ठंडे पड़ते हाथ चूमते हुए रोकर कहा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन डॉक्टर या नर्स वहां मौजूद ही नहीं थी। सब अपनी अपनी बातों में मगन थे। वो भागकर ड्यूटी रूम में गई, जहां एक डॉक्टर आराम से चाय पी रही थी और मोबाइल पर हंस हंस कर बात कर रही थी। डॉक्टर साहब, मेरे बाबा की हालत बहुत खराब है, उनकी सांसें बंद हो रही हैं। प्लीज उन्हें देख ले, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। मेरे बाबा को बचा रहे। माँ पारा ने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ा कर कहा। डॉक्टर ने उसे इंतहाई रौनियत से देखा और चाय का कप मेज पर रख दिया। देखो लड़की, हमारा दिमाग मत खाओ, यहाँ और भी मरीज हैं, हमने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ। जाओ पहले काउंटर पर फीस जमा करवा और दवाइयाँ बाहर से लाओ। अस्पताल के स्टोर में दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं और जब सब कुछ लेकर आओगी तो हम इलाज शुरू कर देंगे। महापारा पागलों की तरह अस्पताल के फार्मेसी स्टोर पर भागी, लेकिन वहां भी उसे बेहिसी का सामना करना पड़ा। स्टोर कीपर ने साफ कह दिया कि दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, लेकिन महापारा ने खुद कार्टन पीछे शेल्फ पर रखे देखे थे। मुझे पता है दवाइयाँ वहाँ रखी हैं। मेरी मेरी पापा मर रहे हैं, मुझे वो इंजेक्शन दे दें। मैं पैसे दे दूंगी, प्लीज मेरी मदद करें। महापारा ने दहाड़े मार कर रोते मिन्नत की। स्टोर कीपर ने उसे सख्ती से दुत्कार दिया। वो दवाइयाँ वीआईपी मरीजों के लिए हैं, तुम जैसों के लिए नहीं। चलो अब निकलो यहाँ से। महापारा भागती वापस इमरजेंसी वार्ड में तक, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाप का जिस्म साकित हो चुका था और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। अस्पताल की गफलत और दवाइयों की अदम दस्तयाबी ने उसके वाहिद सहारे की जान ले ली थी। महापारा अपने बाप के सीने पर गिर पूट पूट कर रोने लगी थी और उसकी चीखों से पूरा वार्ड गूंज उठा था। बाबा, मुझे अकेला मत छोड़े, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। बाबा, बात करें मुझसे, मैं आप किसके सहारे जीऊंगी बाबा। लेकिन अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। वार्ड का सारा अमला बेहिसी से ये सब तमाशा देख रहा था और किसी की आंख में हमदर्दी का एक आंसू तक नहीं था। बाप की तदफीन के बाद वो अपने छोटे से खस्ता हाल घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसकी माँ का इंतकाल तो बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उसके बाप ने मजदूरी करके उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और खुद कई रातें भूखा रहकर उसे सहाफत की आला तालीम दिलवाई थी, ताकि वो मुआशरे की नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठा सके। कई दिन उसी सदमे में नढाल घर के एक कोने में पड़ी रही। फिर एक दिन वो अपने बाबा का डेथ सर्टिफिकेट और उनका बचा हुआ सामान लेने दोबारा उसी अस्पताल गई। वो इमरजेंसी कॉरिडोर में खड़ी थी जब उसने देखा कि एक और गरीब औरत अपने बीमार बच्चे के लिए डॉक्टर की मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उसे भी बिल्कुल वही जवाब मिल रहा था कि दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं और मरीज को कहीं और ले जाए। महापारा का दिल कट कर रह गया और उसे अपना बाबा याद आ गए, जो इसी तरह तड़प कर जान दे गए थे। उसने कुछ देर बाद देखा कि एक अमीर आदमी अस्पताल में दाखिल हुआ और वार्ड बॉय ने चुपके से वही दवाइयाँ स्टोर के अंदर से लाकर उसे दी थी और जेब में पैसे रख दिए। ये मंजर देखकर महापारा के अंदर एक आग सी भड़क उठी। उसका सहाफी जहन पूरी तरह से जाग उठा और उसे शिद्दत से एहसास हो कि उसका बाप अपनी मौत से नहीं मरा, बल्कि उन करप्ट निज़ाम और माफिया के लालच का निशाना बना था। उसे उसी पल रोते ठान लिया कि इस गफलत और काले धंधे को बेनकाब करेगी, ताकि कोई और गरीब इस तरह तड़प कर ना मरे। अब मेरे पास कुछ खोने को नहीं बचा है, तो मैं डरूं किससे। मैं अपने बाबा का खून रायखा नहीं जाने दूंगी और इन कातिलों को दुनिया के सामने लाऊंगी। उसने अस्पताल में बकायदा तहकीक करने का फैसला किया। सीधा जाकर सवाल करने से उसे सच कभी नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने होशियारी से काम लिया। उसने अस्पताल की इंतजामिया से बात की और सहाफत की तलबा होने का हवाला देकर खुद को मेडिकल रिसर्च के नाम पर फार्मेसी और रिसेप्शन पर बतौर हेल्पर रजा कराना ड्यूटी पर लगवा लिया। और वो रोज़ाना फाइलें लाने ले जाने का काम करते और इंतहाई खामोशी से
अस्पताल के अमले की बातों और दवाइयों के रिकॉर्ड पर नजर रखती। एक दोपहर वो दवाइयों का रिकॉर्ड चेक करके कॉरिडोर से गुजर ही रही थी कि अचानक अस्पताल में भगदड़ सी मच गई। तमाम डॉक्टर और अमला सब कुछ छोड़कर अलर्ट हो गए और सर झुकाकर एक लाइन में खड़े हो गए, जैसे किसी बादशाह की आमद हो। माँ पारा ने हैरत से देखा कि काले सूट पे मलबूस गार्ड के हसार में एक शख्स इंतहाई डूब और तकब्बुर से अंदर दाखिल हो रहा था। उस शख्स का चेहरा देखते ही माँ पारा की कदम जमीन में खड़ गई और उसका दिल खौफ से धक धक करने लगा। ये वही सफाक दरिंदा था जिसने उस रात सड़क पर उसके सामने दो इंसानों को बगैर किसी हिचकिचाहट की गोली मारी थी। वो खौफ से एक पिलर के पीछे छुपे, उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। ये खोली दरिंदा यहाँ क्या कर रहा है? और ये सब सीनियर डॉक्टर इसके सामने इतने खौफजदा क्यों खड़े हैं? उसने दिल ही दिल में सोचा और उसकी उलझन और डर मजीद बढ़ गया। वही छुपे उसने अस्पताल के एक सेंटर डॉक्टर को अपने साथी से घबराकर दबी आवाज में बात करते सुना। रोहान खानजादा आ गया है, जल्दी से उसे अपने कामों को लग जाओ। फारिग देख लिया तो समझो जॉब से फारिग। ये नाम, ये बातें सुनते ही मापारा का दिमाग सुन हो गया। रोहान खानजादा, ये नाम उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। एक तरफ वो सफाक कातिल था और दूसरी तरफ इस करप्ट अस्पताल का सरपरस्त जिसकी बादशाहियत में उसके बाप की जान चली गई। वो उसके जाने के बाद तेजी से चलती अस्पताल के मेन हॉल की तरफ आई, जहां डोनर्स और सरपरस्तों के नामों का एक बड़ा बोर्ड लगा था। उसकी नज़र सीधी सबसे ऊपर गई, जहां सुनहरे हरूफ में रोहान खानजादा का नाम चमक रहा था। मापारे ने उस नाम को अपनी आंखों में उतार लिया। तुमने मेरे बाबा को मारा है रोहान खानजादा। तुमने इस शहर के गरीबों को मौत के मुंह में धकेला है। तुम एक कातिल हो और मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूंगी। मैं तुम्हारा ये तकब्बुर और गुरूर खाक में मिलाऊंगी। वो जानती थी कि वो एक इंतहाई ताकतवर माफिया से टकराने जा रही है, लेकिन अब उसके दिल में मौत का कोई खौफ नहीं था। उसने अपनी फाइल को मजबूती से पकड़ा और अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकल गई। वो रोजाना रिसेप्शन पर ड्यूटी के बहाने दवाइयों का रिकॉर्ड चेक करती और रात को अपने छोटे से तनहा कमरे में बैठकर उन सबूतों को एक फाइल में जमा करती। उसे लग रहा था कि वो बहुत होशियारी से काम कर रही है और जल्द ही उस करप्ट माफिया को बेनकाब कर देगी। लेकिन वो ये भूल गई थी कि रोहान खानजादा की नज़रों से उसके अपने अस्पताल में कुछ भी छुपना नामुमकिन था। एक शाम जब अस्पताल में रश कम था और रिकॉर्ड रूम से कुछ पुरानी फाइलें निकाल कर जल्दी जल्दी में अपने बैग में डाल रही थी कि अचानक कमरे की बत्ती जल उठी और वो घबरा कर मुड़ी तो उसके हाथ से फाइलें छूट कर गिर गई। दरवाजे में रोहान खानजादा अपने दो गार्ड्स के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में वही सर्द मेहरी थी जिससे उस रात सड़क पर दो जाने ली थी। होंठों पर एक इंतहाई तंजिया मुस्कुराहट थी। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने का? रोहान की भारी और सर्द आवाज कमरे में गूंजी तो मापारा का दिल जोर से धड़का। उसने खुद को मजबूत किया और कदम पीछे हटाने के बजाय सीधी खड़ी रही। मैं दूसरों के नहीं, अपने बाप के कातिलों के मामलात में टांग अड़ा रही। तुमने मेरे बाबा को मारा है और मैं तुम्हारा और ये काला धंधा बेनकाब करके रहूंगी। मेरे पास सबूत है। उसे अपनी बैग को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हालांकि उसकी आवाज में हल्की सी कपकपाहट थी। रोहन ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक ही झटके में उसका बैग छीन कर उसमें से फाइलें निकाली और ने वहीं फाड़ कर हवा में उड़ा दिया। तुम्हें क्या लगा तुम इन कागजों के चंद टुकड़ों से रोहन खानजादा का कुछ बिगाड़ लोगी? लड़की, तुम्हें जिस आग से खेलने चली हो तुम्हें जलाकर राख कर देगी। रोहन ने इसके बिल्कुल करीब आकर इंतहाई खतरनाक लहजे में कहा। महापारा पीछे हटी और चिल्लाई, तुम एक सफाक दरिंदे, तुम मुझे नहीं डरा सकते। मैं पुलिस के पास जाऊंगी और सब सच बता दूंगी। रोहन ने कहका लगाया जो बहुत बेरहम और खोखला था। पुलिस को क्या बताओगी? यही कि तुम्हारे बाप ने अस्पताल के लाखों रुपए देने हैं और तुमने ये पैसे चुराने के लिए जहरी फाइलें बनाई। रोहन ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से कुछ कागजात निकालकर उसके मुंह पर मारे। महापारा ने कांपते हाथों से वो कागज जमीन से उठाए तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाप के नाम पर अस्पताल के लाखों के जाली बिल और पुराने कर्जे के कागजात थे जिनमें उसके बाप के हूबहू दस्तखत भी मौजूद थे। ये सब झूठ है। मेरे बाप ने कभी किसी का 1 रुपया हराम नहीं खाया।
तुम मेरे पापा पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम झूठे हो। वो रोते हुए दहाड़े मार कर चिल्लाई। रोहान ने इंतहाई सर्द महरी से देखा और कहा, दुनिया के लिए सच और कानून जज्बात नहीं सबूत मांगता है, जिस वक्त मेरे पास है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो इन बिल्लों की खुर्द बुर्द में जेल जाओ और अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दो, या फिर चुपचाप इस निकाहनामे पर दस्तखत कर दे। रोहान ने एक और कागज उसके सामने कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। निकाह? मापारा के मुंह से बेसाख्ता निकला और उसका दिमाग सुन हो गया। तुम पागल हो गया? मैं तुम जैसे गुंडे से निकाह करूंगी? इससे बेहतर मैं अपनी जान दे दूं। उसने नफरत से रोहान की जानिब देखते हुए कहा और निकाहनामा फेंक दिया। रोहान ने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि मापारा दर्द से करा उठी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मरने का ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया ही नहीं। मैं तुम्हें गायब करके तुम्हारे बाप की इज्जत उछाल सकता हूँ, और तुम्हारी फैसला तुम्हारा है। बाप की इज्जत बचानी है या अपनी ये झूठी अना? रोहान की आंखों में इस कदर वहशत थी कि मापारा बेबसी से रो पड़ी। उसे अपना बाप दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज था, और वो मरने के बाद उन पर चोरी और बेईमानी का दाग नहीं लगने दे सकती थी। वो जानती थी कि ये शख्स बहुत जोरावर है। उसने कांपते हाथों से रोहान के गार्ड से कलम पकड़ा और आंसू के दरमियान उस निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। रोहान ने निकाहनामा उठाया, उसे तय किया और गार्ड को इशारा किया, इसे गाड़ी में बिठाओ। मापारा को यूं लगा जैसे उसने अपनी मौत के परवाने पर खुद अपने हाथों से दस्तखत कर दिया। खामोशी से सिसकियां लेती गार्ड उसे गाड़ी में बिठाकर शहर से दूर एक बहुत बड़ी और तारीक हवेली की तरफ ले गया। हवेली बाहर से जितनी रोशन थी, महापारा को अंदर से उतनी ही खौफजदा लग रही थी। रोहान उसे खींचता सीधा ऊपर अपने कमरे में ले गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तुमने मुझसे जबरदस्ती निकाह क्यों किया? मुझे मार क्यों नहीं देते? आखिर चाहते क्या हो मुझसे? उसे रोते हुए पूछा। रोहन ने इंतहाई सुकून से अपना कोट उतारा और उसकी तरफ मुड़ा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। तुमने रोहान खानजादे से टकराने की जुर्रत की है। अब तुम सारी जिंदगी इस कमरे में कैद रहोगी। उसका लहजा इंतहाई सख्त और बेरहम था। वो चलता हुआ उसके करीब आया तो महापारा डर के मारे सोफे पर चिपक गई, लेकिन रोहान ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। उसे अलमारी से कंबल निकाला और कमरे के दूसरे कोने में जाकर सोफे पर जाकर लेट गया। महापारा हैरान रह गई। वो समझी थी कि वो आज उस पर अपना हक जताएगा, लेकिन वो रात भर जागती रही और रोहान खामोशी से सोफे पर लेटा रहा। अगली सुबह महापारा की आंख खुली तो कमरे में दूध फैली हुई थी और रोहान वहां नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक उदेर उम्र शफीक सी औरत अंदर दाखिल हुई, जिसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। बेटा, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। मेरा नाम बुआ नूरा है, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन महापारा मोहतात होकर पीछे हटी। वो सुहाफी थी। वो जानती थी कि इस अजनबी महल में किसी पर भी एतबार करना मौत को दावत देना है, इसलिए उसने सिर्फ अस्पात में सर हिलाया और खामोश रही। कुछ दिन गुजरे तो महापारा को अंदाजा हुआ कि हवेली के एक हिस्से में रोहान के चचा हाशिम और उनके बेटे भी रहते हैं, जिन्हें उसने एक दो बार बालकनी से आते जाते देखा था। महापारा उलझ गई कि रोहान के अपने माँ बाप या बहन भाई कहाँ हैं। क्या उसने अपने काले धंधों की वजह से उनसे खुद से दूर रखा है, या फिर कोई और तलख हकीकत है जो उससे पोशीदा है? इसी सोच ने उसे एक नया हौसला दिया कि उस कैद खाने में रोकर मरने के बजाय रोहान के करीब रहकर उसके सारे राजों तक पहुंचेगी और अपने बाप का इंतकाम लेगी। वक्त गुजरने के साथ मापारा उस घुटनज़दा माहौल से थोड़ी मायूस होने लगी। एक शाम वो नहा धोकर निकली और आईने के सामने खड़ी अपने गीले बाल सुलझा रही थी कि दरवाजा अचानक से खुला। रोहान अंदर दाखिल हुआ तो उसकी हालत देखकर महापारा के हाथ रुक गए। उसकी सफेद शर्ट की आस्तीनें खौफ से लथपथ थी और वो दर्द से अपने होंठ बीचे हुए था। रोहन ने दरवाजा बंद किया और आईने के सामने आकर अपने जख्मी बाजू से शर्ट उतारने की कोशिश की, लेकिन कपड़ा जख्म के साथ बुरी तरह से चिपक गया था, जिससे उसे शदीद तकलीफ हो रही थी। मापारा उसे नफरत से देख रही थी, लेकिन एक इंसान को यूं खून में लथपथ देख उसके अंदर की हमदर्दी जाग उठी। वो ना चाहते हुए भी आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके करीब आई। आप इसे यूं खींचेंगे तो जख्म और गहरा हो जाएगा, मुझे करने दे, उसने इंतहाई धीमी और मोहतात आवाज में कहा। रोहन ने हैरत से
आईने में उसकी तरफ देखा। मापारा ने एक गीला तौलिया लिया और जख्म के इर्द गिर्द लगी शर्ट को नरमी से साफ करने लगी और बाजू से अलग किया। इस दौरान उन दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला था और मापारा के गीले बालों की भीनी भीनी खुशबू रोहान की सांसों से टकरा रही थी। रोहान की सर्द आंखें उस वक्त मापारा के झुके हुए चेहरे और उसकी फिक्रमंद आंखों में जमी हुई थी। जख्म पर पट्टी बांधने के बाद मापारा को अचानक अपनी उस नरमी का एहसास हुआ तो वो फौरन पीछे हट गई। मैंने ये आप पर रहम खाकर नहीं किया, इंसानियत के नाते किया। वो तेजी से मुड़ी और दूर सोफे पर जाकर बैठ गई। रोहान कुछ नहीं बोला और गहरी नजरों से उसे देखता हुआ वॉशरूम में चला गया। लेकिन उसे एक लम्हे ने उन दोनों के दरमियान मौजूद बर्फ में हल्की सी दरार डाल दी। उसी रात जब कमरे में गहरा अंधेरा था और मापारा सो रही थी तो उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। उसे हल्के से आंखें खोली तो उसकी सांसें सीने में अटक गई। कमरे में सिर्फ खिड़की से आने वाली चांदनी थी और रोहान उसके बिस्तर के बिल्कुल करीब बैठा था और मापारा को इतनी गहरी और खामोशी से देख रहा था जैसे कोई वो बहुत कीमती और नाजुक चीज हो। मापारा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। शाम के बाद से रोहान की आंखों में अब वो वहशत नहीं थी बल्कि एक अजीब सा दर्द और तहफ्फुज़ था। उसने अपना हाथ आहिस्ता से आगे बढ़ाया और मापारा के माथे पर बिखरे हुए बालों को इंतहाई नरमी से पीछे किया। उसका लम्स इतना मोहतात था जैसे उसे डर हो कि मापारा जाग न जाए। उसके मीठे से लम्स ने मापारा के जिस्म में सनसनी सी दुरा दी। शख्स आखिर है क्या? एक तरफ ये मेरे बाप का कातिल है और दूसरी तरफ इसकी आंखों में मेरे लिए कैसी तड़प है। उसके दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोहान की आंखों में छुपे उस अनजाने दर्द ने मापारा की नींदें उड़ा दी थी। वो सारी रात करवटें बदलती रही। उसका दिमाग एक अजीब सी कश्मकश का शिकार रहा कि आखिर उस सफाक इंसान के सीने में क्या दिल धड़कता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो कमरे में रोहान मौजूद नहीं था। वो बिस्तर से उठी और आईने के सामने खड़ी होकर अपने उलझे हुए बालों को संवारने लगी, लेकिन उसकी सोचें अभी तक राहत के मंजर में उलझी हुई थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और बुआ नूरा अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर वही शफीक मुस्कुराहट थी और वो मापारा के लिए चाय लेकर आई थी। बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और रोहान भी आज घर पर ही है। बुआ ने चाय का कप मेज पर रखते हुए नरमी से कहा। मापारा ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। वो जानती थी कि इस हवेली का हर फर्द और हर कोना किसी न किसी राज से जुड़ा है और उसे यहाँ बहुत मोहतात रहना होगा। उसे जल्दी से मेज मुंह हाथ धोया और एक सादा सा लिबास पहनकर खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे पर जर्दी और थकन थी, लेकिन उसकी आंखों में अपने बाप के इंतकाम की आग अभी भी पूरी शिद्दत से जल रही थी। वो लंबी सांस लेती कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल की तरफ जाने लगी। हॉल में दाखिल होते उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी जहाँ रोहान का चाचा और उसके दोनों कजन्स बैठे थे। रोहान वहाँ मौजूद नहीं था। वो शायद किसी से फ़ोन कॉल पर बात करने बाहर लॉन में गया था। मापारा को अकेला देखकर चचा हाशिम के चेहरे की वो कल वाली मस्तूरी मुस्कुराहट और अपनायत अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक इंतहाई हकारत और तकब्बुर ने ले ली। आओ भैया आओ, दो कोड़ी की लड़की, आकर बैठो हमारे साथ। चचा ने चाय का कप मेज पर पटकते तंसिया और जहरीले लहजे में कहा। मापारा के कदम वहीं रुक गए और उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा जो कल तक उसे बेटी कह रहे थे। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही? कल तो रोहान सामने था ना, इसलिए हमने लिहाज कर लिया, लेकिन तुम जैसे गरीब और सड़क छाप लड़कियों की औकात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो अमीरों को फंसा कर उनकी दौलत पर ऐश करने के ख्वाब देखते हैं। चचा ने इंतहाई बेहुदा अंदाज में हंसते हुए कहा। उनके बेटू शरोज और जवार ने भी तंसिया कहकर लगाया। मापारा के अंदर की खुददारी जाग उठी और उसका सारा खौफ गुस्से में बदल गया। वो कदम बढ़ाती टेबल के बिल्कुल करीब आई और उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। मेरे बाबा ने मुझे मेहनत और इज्जत की रोटी खिलाई है, हराम और काले धंधे पर नहीं पाला, और जो पैसा लोगों का खून चूस कर हासिल किया गया हो, ऐसे पैसे पर ऐश करना तो दूर, उसे देखना भी पसंद ना करूं। मापारा का लहजा इंतहाई निडर और काटदार था। ये सुनते ही चचा का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और वो कुर्सी से झटके से खड़े हो गए। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ताने दो? तुम्हारी इस
उस भिखारी बाप ने हमारे अस्पताल का लाखों रुपया खाया, और तुम यहाँ आकर हवेली की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही हो। मैं अभी तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। चचा ने दहाड़ते हुए अपना हाथ हवा में बुलंद किया और महापारा के चेहरे की तरफ पूरी ताकत से लहराया। अचानक इंतहाई मजबूत और आहिनी हाथ ने चचा की कलाई को हवा में ही दबोच लिया। महापारा की दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। खान खानजादा उसके और उसके चचा के दरमियान एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा था। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि चचा के माथे पर पसीना आ गया। अगर ये हाथ 1 इंच भी मजीद आगे बढ़ा तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है। वाहन की इतनी सर्द और कर्जदार आवाज थी कि पूरे हॉल की फिजा में एक मौत जैसी खामोशी छा गई। उसके दोनों कजन जो अभी तक हंस रहे थे वो अपनी कुर्सियों पर दुबक गए। वाहन ने झटके से चचा हाशिम का हाथ छोड़ा और गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोला, कान खोल कर सुन ले चचा, मापारा रूहान खानजादा की बीवी है और मेरी इज्जत है। उसकी तरफ उठने वाली हर आंख निकाल दी जाएगी और उस पर उठने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। आइंदा अगर किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात भी की तो वो रूहान खानजादा का सबसे बुरा रूप दिखेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं वार्निंग सिर्फ एक बार देता। रूहान ने इंतहाई खतरनाक और सफाक लहजे में कहा। चचा का रंग एकदम से जर्द पड़ गया और वो बिना कोई लफ्ज कहे सर झुका कर तेजी से हॉल से बाहर निकल गए और उनके पीछे पीछे उनके दोनों बेटे शेरोज और जवार भी वहां से खिसक गए। हॉल में अब सिर्फ रूहान और महापारा रह गए थे और महापारा साकित खड़ी रूहान की चौड़ी और मजबूत पुश्त को देख रही थी। ये वो लम्हा था जहां महापारा ने पहली बार उस जालिम और करप्ट इंसान के अंदर अपने लिए एक सच्चा मुहाफिज देखा था। जो शख्स दुनिया के लिए एक दरिंदा था वो अपनों के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया था। वाहन ने पलटकर महापारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी तक वो गुस्सा मौजूद था, लेकिन महापारा को देखते उसकी आंखों में नरमी आ गई थी। आपको इन लोगों से बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। आइंदा अपने कमरे में रहा करें। वो इंतहाई उखड़े हुए और सर्द लहजे में बोला और तेजी से मुड़कर हवेली से बाहर निकल गया। लेकिन उसके ये सर्द अल्फाज भी महापारा के दिल पर गर्म असर छोड़ गए थे। उसके दिल में रूहान के लिए जो नफरत थी वो आहिस्ता आहिस्ता एक अनजानी सी अनसियत और बेनाम से मोहब्बत में बदल रही थी। सारा दिन महापारा के दिमाग में रूहान का ये रूप घूमता रहा। वो खुद से उलझ रही थी कि वो एक सफाक इंसान के लिए ऐसा कैसे महसूस कर सकती है। उससे अपने बाबा की मौत का बदला लेना था और उसके लिए रूहान की शख्सियत की सैर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसे तय कर लिया था कि वो आज रात ही रूहान की स्टडी में जाकर उसके काले दंतों के सबूत निकालेगी ताकि वो उस शख्स से दोबारा पूरी शिद्दत से नफरत कर सके। रात का पिछला पहर था और पूरी हवेली में गहरी खामोशी छाई हुई थी। रूहान अभी तक अपने कमरे में नहीं आया था और शायद वो अपनी स्टडी रूम में ही काम कर रहा था। महापारा ने दबे कदमों कमरे का दरवाजा खोला और अंधेरे कॉरिडोर से होती स्टडी रूम के बाहर पहुंच गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर सिर्फ एक मध्यम सा बल्ब चल रहा था। उसे एहतियात से अंदर झांका तो कुर्सी खाली थी और रेहान वहां नहीं था। उसने सुख का सांस लिया और दबे कदमों अंदर दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। स्टडी बहुत बड़ी थी और चारों तरफ किताबों और फाइलों की अलमारियां भरी हुई थी। महापारा ने तेजी से रूहान की दराजें खोली शुरू की और उनमें रखी फाइलों को उलट पुलट करके देखने लगी। वो अस्पताल के जेली फंड्स और माफिया के कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढ रही थी, लेकिन वहां ज्यादातर फाइलें कोड वर्ड्स में थी या उन पर कुछ नामालूम लोगों के नाम दर्ज थे जो उसकी समझ से बाहर थे। वो पागलियों की तरह एक अलमारी से दूसरी अलमारी तक चल रही थी और फाइलें फर्श पर बिखर रही थी। उसे कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल रहा था जिससे वो रूहान को कानून के कटहरे में खड़ा कर सके। अचानक स्टडी के दरवाजे का लॉक हुआ और महापारा के हाथ वहीं रुक गए। दरवाजा खुला और रूहान अंदर दाखिल हुआ। उसे काले रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी और उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। महापारा को बिखरी फाइलों के बीच फर्श पर बैठे देख उसके माथे पर त्योरी चढ़ गई और उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो महापारा, और ये सब क्या है? रोहन ने गर्जदार आवाज में पूछा और कदम बढ़ाकर उसके बिल्कुल करीब आ गया। महापारा के अंदर का सारा डर और सारा दबाव अचानक एक तूफान बनकर फट गया। उसे वो फाइलें रोहन के कदमों में फेंकी और रोते हुई खड़ी हो गई।
मैं तुम्हारे इन काले करतूतों का सबूत ढूंढ रही हूँ, जो तुमने मेरे बाबा की जान लेकर और गरीबों का खून पीकर बनाया। तुमने मुझसे जबरदस्ती निकाह किया ताकि मैं चुप रहूं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। बापारा रोने लगी और उसने अपने दोनों हाथ रोहान के सीने पर मारने शुरू कर दिए। तुम एक कातिल हो। मैंने तुम्हें अपने बाबा की मौत से एक रात पहले सड़क पर इन 2 आदमियों को बेदर्दी से मारते देखा था। तुमने उन पर गोलियां चलाई थी, उनका खून बहाया था। तुम एक गुंडे और कातिल हो। मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूँ। वो रोते हुए और चीखते हुए उसके सीने पर मुसलसल मुक्के मार रही थी और उसके आंसू रोहान की कमीज को गीला कर रहे थे। रोहान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला और पत्थर पत्थर के मुजस्समे की तरह खामोशी से उसके मुक्के और उसकी नफरत सहता रहा। उसकी आंखों में माहपारा की ये तकलीफ देखकर वही पुराना और गहरा दर्द उभर आया था, जब माहपारा रो रो कर नढाल हो गई थी और उसके हाथों की ताकत जवाब देगी। तो रोहान ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया और उसे एक झटके में खींच कर अपने सीने से लगा दिया। माहपारा उसकी इस हरकत पर बिल्कुल साकित हो गई थी और उसका सर रोहान के सीने पर टिक गया, जहां वो रोहान के दिल की तेज और बेतरतीब धड़कन को साफ महसूस कर सकती थी। रोहान ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरा हाथ उसके सर पर रखकर उसे अपने अंदर छुपा लिया। उसकी गिरफ्त में एक अजीब सा तहफ्फुज़ और सुकून था, जो माहपारा की सारी नफरत को पिघला रहा था। कुछ सच आंखों के धोखे होते हैं। माहपारा, मुझ पर एतबार करना सीखो। रोहान ने उसके बालों में सरगोशी करते इंतहाई धीमी और दर्द भरी आवाज में कहा, और माहपारा उसके सीने से रोते अपनी सारी उलझने, सारा गुस्सा उसे एक पल में ही हार गई थी। रोहान ने कुछ देर बाद उसे इंतहाई नरमी से उसे खुद से अलग किया। उसने माहपारा के गीले रुखसारों से आंसू अपने अंगूठे से साफ किए और बिना कोई मजीद बात के कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। माहपारा वहीं बिखरी फाइलों के दरमियान फर्श पर बैठी रही। उसका दिल एक अनजानी सी कश्मकश में मुब्तला हो गया। वो सारी रात उसने जाग कर गुजारी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में इंतकाम की आग नहीं, बल्कि ऐसी उलझन थी जो उसे बार बार रूहान की उन पुरस्रार आंखों की तरफ खींच रही थी। वो जानना चाहती थी कि उन गहरी आंखों के पीछे कौन सा सच छुपा है, जो दुनिया की नज़रों से ओझल है, या फिर वो उस मोहब्बत के जाल में धंसती जा रही है। अगली सुबह हवेली का माहौल रोज़मर्रा से कुछ मुख्तलिफ और बोझल सा लग रहा था। नीचे ड्राइंग रूम में हाशिम अपने दोनों बेटे शेरोज़ और जवार के साथ इंतहाई संजीदा और कशीदा गुफ्तगू में मसरूफ था। हाशिम के माथे पर सिलवटें थी और वो बार बार अपना हाथ रगड़ते कमरे का चक्कर काट रहा था। अब्बा, मुझे रूहान के तेवर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। कल रात भी उसने हमारी बड़ी खैब को आगे से जाने से रोक दिया और नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से भी साफ मना कर दिया है। शेरोज़ ने सगार का धुआं उड़ाते हुए तशवीश से कहा। जवार ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मुझे तो उस लड़की से शादी भी उसकी एक सोची समझी साजिश लगती है। हमसे कुछ छुपा रहा है और उसके खास आदमी अब हमारी कोई बात नहीं सुनते, हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। आशिम ने गुस्से से मेज पर जोर से मुक्का मारा और उसकी आंखों में लालच और दरिंदगी की चमक उभरी। रोहान पिछले कुछ अरसे से हमारे साथ मुखलिस नहीं है और हम सबको किसी न किसी तरह रास्ते से हटाना चाहता है, ताकि सारी जायदाद और पैसा अकेला हड़प कर सके। मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। मैंने कुछ खास लोगों से बात पता कर ली है। हम आज रात ही इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। ना रूहान बचेगा और ना ही वो 2 कोड़ी की लड़की। हम सारी हवेली और अस्पताल पर कब्जा कर लेंगे। हाशिम के लहजे में बगावत और लालच का वो जहर था जो खूनी रिश्तों की हर पहचान को मिटा चुका था। शाम के साए गहरे हो रहे थे और माहपारा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी ठंडी हवा महसूस कर रही थी, जब उसने बगौर देखा कि हवेली के पुराने और जान पहचान वाले गार्ड्स अपनी जगह से गायब हैं और उसकी जगह कुछ नए और इंतहाई खतरनाक शक्लमज अजनबी चेहरों ने ले ली, जो हवेली के चारों तरफ पहरा दे रहे। उसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हुआ और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचती, कमरे का दरवाज़ा तेजी से खुला और रूहान अंदर दाखिल हुआ। आज उसके चेहरे पर इंतहाई गहरी फिक्रमंदी थी, जो माहपारा ने उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। उसने माहपारा को बालकनी में खड़े देखा तो लंबे डंक पड़ता उसके पास आया और उसका बाजू पकड़कर तेजी से अंदर खींचा। तुम पागल हो गई हो? इस वक्त बाहर क्यों खड़ी हो?
रोहान की बुलंद आवाज में छुपी फिक्र महापारा को हैरान कर गई। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों? और हवेली में बाहर इतने अजनबी लोग अस्ता लेकर क्यों घूम रहे हैं? महापारा ने उलझते हुए डरते हुए पूछा। बाहर ने गहरा सांस लिया और बालकनी का दरवाजा अंदर से मजबूती से लॉक करके पर्दे खींच दिए। कुछ भी हो जाए, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी महापारा। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं तुम्हें किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहता। ये कहते रोहन ने तेजी से अलमारी का एक हिस्सा खसकाया और उसके पीछे मौजूद एक खुफिया दरवाजा खुला जो एक छोटे से महफूज कमरे की तरफ जाता था। एक तारीख सेफ रूम था जिसकी दीवारें इंतहाई मजबूत थी और उसमें सिर्फ एक छोटी सी शीशे की खिड़की थी। रोहन ने महापारा को अंदर जाने का इशारा किया तो वो खौफ से पीछे हट गई और उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं यहाँ इस अंधेरे में नहीं जाऊंगी। आप मुझे बताया आखिर चल क्या रहा है? आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? महापारा की आवाज में अब डर के साथ साथ रोहन के लिए एक इंतहाई अनजानी सी तड़प भी शामिल थी। रोहन ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिए और उसकी आंखों में देखा, जिन्हें तुम अपने समझती हो ना, वो आज मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। हाशिम ने लालच में आकर मेरे खिलाफ बगावत कर दी और वो अंडरवर्ल्ड के गुंडों के साथ मिलकर हवेली पर हमला भी करने वाला है। उनका मकसद हम दोनों को खत्म करना है। तुम बस चुपचाप अंदर जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। रोहान के लहजे में एक अजीब सी इल्तिजा थी जो उसके मिजाज के बिल्कुल बरअक्स थी। महापारा के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी और उसने रोहान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। और आप कहाँ जाएंगे? उनके पास हथियार हैं, वो गिनती में बहुत ज्यादा है, वो आपको मार देंगे। मैं आपको यूं अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। आप भी मेरे साथ यहाँ रुके। महापारा के अल्फाज उसके दिल की वो सच्चाई थी जो आज पहली बार बेसख्ता उसकी जुबान पर आई थी और उसे एहसास दिला रही थी कि वो रोहान की जिंदगी को कितना अहम समझने लगी है। रोहान के चेहरे पर उस मुश्किल वक्त पे एक दिलकश सी मुस्कुराहट उभरी और उसने महापारा की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है कि हाशिम जैसे गद्दार उसे आसानी से ले सके। तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने महापारा को जबरदस्ती उस कमरे के अंदर धकेला और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। कुछ ही देर में हवेली के बाहर फायरिंग की शदीद आवाजें गूंजने लगी और पूरा माहौल गूंज उठा। महापारा उस अंधेरे और बंद कमरे में खौफ और बेबसी से दीवार के साथ लगकर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। गोलियां चलने की आवाजें, लोगों की चीखें उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी और उसका दिमाग सिर्फ एक ही शख्स के गिर्द घूम रहा था और वो रोहान था। उसे बस इतना एहसास हो रहा था कि वो उस शख्स के बगैर नहीं जी सकती जिसने हर मोड़ पर उसकी ढाल बनकर उसकी हिफाजत की थी और वही उसका वाहिद सहारा था। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था और शीशे टूटने की और चीजों पे गिरने की खौफनाक आवाजें आ रही थी। महापारा का दम उस छोटे से कमरे में घुटने लगा और रोहान की जान के लिए तड़प रही थी और उसे लग रहा था कि अगर रोहान को कुछ हो गया तो उससे मजीद सब्र नहीं हुआ। तो उसने कमरे के एक कोने में पड़ी एक बारी लोहे की कुर्सी उठाकर सेफ रूम की छोटी सी शीशे वाली खिड़की पर पूरी ताकत से दे मारी। शीशा इस जोरदार और खान फाड़ देने वाली आवाज के साथ टूट कर बिखर गया और महापारा ने अपने हाथ और बाजू पर कट लगने की भी परवाह किए बगैर उस टूटी हुई खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। वो गिरती फिरती और अपने कपड़े संभालती तेजी से सीढ़ियों की जाने पड़ भागी और जब उसने रेलिंग से झुककर नीचे हॉल का मंजर देखा तो उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गई और दिल ने धड़कना बंद कर दिया। पूरी हवेली किसी भयानक मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी और हर तरफ कीमती सामान टूटा हुआ बिखरा हुआ पड़ा था। हाशिम और उसके साथियों ने हर तरफ तबाही मचा रखी थी। हॉल के बिल्कुल बीचों बीच रोहान तन्ने तनहा खड़ा, उसके चौड़े बाजू और माथे पर ताज़ा खून बहकर उसके चेहरे को भिगो रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी चट्टान की तरह अकेला ही उनका डटकर मुकाबला कर रहा था। हाशिम एक तरफ महफूज जगह पर खड़ा कहके लगा रहा था और अपने आदमियों को रोहान को जिंदा पकड़ने का हुक्म दे रहा था। आज उसका सारा तकब्बुर, उसकी बादशाहियत खाक में मिला था। इसने हाशिम खानज़ादा के सामने खड़े होने की और मेरी बराबरी करने की जुर्रत की है। आज ये और उसकी बीवी दोनों यहाँ से बचकर नहीं जाएंगे। हाशिम की जहरीली आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। मुझे मारना इतना आसान नहीं है हाशिम,
तुमने जिस आग में आज हाथ डाला है, तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को जलाकर राख कर देगी। रोहान की आवाज में जख्मी होने के बावजूद पुराना रोब और दबदबा था, जो सामने वाले को खौफजदा करने के लिए काफी था। इसी दौरान अचानक एक गोली रोहान के कदमों के बिल्कुल करीब आकर लगी और वो अपना तवाज़ुन खोकर अपने एक घुटने के बल जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से हल्की सी आह निकली। ये मंजर देखकर मापारा के हलक से एक दिलरोज चीख और तकलीफ निकली थी, जो पूरे हॉल में गूंजी और वो पागलों की तरह सीढ़ियां उतर कर रोहान की तरफ भागी। उसे बिना किसी खौफ के रोहान को अपने बाजू के हिसार में लिया और उसके चेहरे को अपने कांपते हुए हाथों में थाम कर पूट पूट कर रोने लगी। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मापारा दहाड़े मार कर रो रही थी और अपने दुपट्टे से रोहान का खून साफ करने की कोशिश कर रही थी, जबकि हाशिम उसे इस हालत में देखकर और भी ज्यादा हंसने लगा। वाह बेबा, क्या सच्चाई है। रोहान, तुम तो बहुत खुशकिस्मत निकली। अब मुझे तुम्हें ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों को एक ही साथ मौत के घाट उतारूंगा। हाशिम ने अपनी भारी गन सीधी की और इंतहाई सफाकी से मापारा और रोहान की तरफ निशाना बांधा। मापारा ने डरते या भागने के बजाय अपनी आंखें बंद कर ली और रोहान को मजीद मजबूती से अपने गले लगाकर उसे अपने वजूद में छुपा ली। उसे बस मौत से कोई डर नहीं लग रहा था, उसे मरना ही था। तू रोहान की बाहों में मरना चाहती थी। इससे पहले कि हाशिम अपनी गन का ट्रिगर दबाता और गोली चलती, हवेली के बारी और मजबूत मेन दरवाजे एक इंतहाई जोरदार और कान फाड़ देने वाले धमाके से टूट कर गिरे। फिजा में लकड़ी और शीशे के टुकड़े किसी तूफान की तरह उड़ने लगे। हाशिम और उसके साथी घबरा कर फायरिंग करना भूल गए। काले रंग की जदीद और चमकदार यूनिफॉर्म में मलबूस इलियट फोर्स के दर्जनों कमांडोज जदीद तरीन हथियारों के साथ हवेली के अंदर इंतहाई तेजी से दाखिल हो रहे थे। उनके चेहरों पर काले मास्क थे और उनकी हरकतों में एक ऐसी पेशा वराना तेजी और फुर्ती थी जो किसी आम पुलिस वाले में नहीं हो सकती। उन्होंने अंदर दाखिल होते चंद ही सेकंड में हाशिम के तमाम गुंडों को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया और उनके सरों पर बंदूकें तान कर उन्हें अपने हथियार नीचे फेंकने पर मजबूर कर दिया। हाशिम के हाथ से गन छूटकर जमीन पर गिर गई और उसके चेहरे का रंग मौत के खौफ से भी बिल्कुल सफेद पड़ गया। शेरोज और जवार भी खौफ से कांपते हुए अपने हाथ ऊपर करके दीवार के साथ तक गए और उनकी सारी बदमाशी एक पल में खत्म हो गई। उन कमांडोज की क्यादत कर देने वाली दो लंबे चौड़े शख्स तेजी से चलते बिल्कुल सीधे रोहान और मापारा के करीब आए। उन्होंने इंतहाई मुस्तैदी से अपने हथियार नीचे करके रोहान को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया ताकि उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके और कोई उस पर हमला न कर सके। मापारा ने डरते डरते अपनी आंखें खोली और हैरत से उन दोनों आदमियों को देखा जो उनकी जान बचाने आए थे। जैसे ही उसकी नज़र उन चारों पर पड़ी, उसका दिल धड़कना भूल गया और उसका दिमाग बिल्कुल सुन हो गया। वो बेयकीन और इंतहाई हैरत के आलम में फटी फटी आंखों से उन दोनों को देख रही थी। उसे लगा जैसे उसका दिमाग उसके साथ कोई भयानक और नाकाबिले यकीन खेल खेल रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि वही दो आदमी थे जिसे रोहान ने पहली रात मापारा के सामने सुनसान सड़क पर इंतहाई बेदर्दी से गोलियों से छलनी कर दिया था। उसने अपनी आंखों से उन्हें जमीन पर तड़पते हुए देखा था, लेकिन उस वक्त वो दोनों बिल्कुल जिंदा, सलामत और बहुत बेहतरीन सेहतमंद हालत में थे और उसके सामने खड़े थे। मापारा के होंठ कांप रहे थे और वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से हैरत के मारे कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन दोनों आदमियों ने मापारा की हैरत और सदमे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते सीधा रूहान की तरफ देखा, अपना दायां हाथ अपने माथे तक ले जाकर इंतहाई पुरवक्कार और फौजी अंदाज में सल्यूट किया और एक साथ बुलंद आवाज में बोले, हम बिल्कुल वक्त पर पहुंच गए बॉस। हदफ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है और पूरी हवेली को सील कर दिया गया है। ये अल्फाज और ये नाकाबिले यकीन मंजर मापारा की सोचने और समझने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुका था और वो बुत बनी रोहान को दिख रही थी। हाशिम और उसके बेटों के चेहरों पर छाई बदमाशी और फिरौनियत अब मौत के खौफ में बदल चुकी थी और उन्हें हथगड़ियाँ लगाई जा रही थी कि मेरे अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के बेहतरीन एजेंट्स हैं मापारा, हमें कोई माफिया डॉन या कातिल नहीं बल्कि एक अंडरकवर ऑफिसर हो। रोहान की इस सच्चाई से भरे अल्फाज
महापारा के दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह लगे और वो बेयकीनी से उसकी आंखों में दिखने लगी। उस रात सुनसान सड़क पर जो कुछ हुआ वो महज एक ड्रामा था, ताकि हाशिम और दुश्मनों के मखबरों को यकीन दिलाया जा सके कि रोहान खानजादा एक बेरहम कातिल है जो किसी को भी मार सकता है। हमने इस फायरिंग में असली गोलियों की जगह सिर्फ खाली खूली इस्तेमाल किए हैं। एक एजेंट ने मुस्कुराते हुए महापारा की उलझन दूर की और महापारा का दिमाग तेजी से पिछले तमाम वाकयात की को जोड़ने लगा। उसे अपने बाबा की मौत से लेकर हवेली की उस खौफनाक कैद तक हर एक चीज एक बिल्कुल नए और मुख्तलिफ जाविये से नजर आने लगी। रोहन ने गहरी सांस ली और महापारा का हाथ अपने मजबूत हाथ में नरमी से थाम लिया ताकि उसे सदमे से बाहर निकाल सके। मैं तुम्हें इस रात से बहुत पहले से जानता था महापारा। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि तुम इंतहाई निडर सहाफी हो और अस्पताल के उस करप्ट निज़ाम के खिलाफ अकेली सबूत इकट्ठे कर रहे हो। रोहन ने उसे वो सच बताया जिसे महापारा हैरत में मजीद इजाफा उसके करके। हाशिम के जालिम आदमियों को तुम्हारी इन तफ्तीश की बनक पड़ चुकी थी और उस रात तुम्हें खौफजदा करने और मारने के इरादे से तुम्हारे पीछे थे। वाहन की बाहरी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और सुकून था जो महापारा के दिल में अजीब सा असर कर रहा था। मुझे जब अपने जराये से पता चला कि तुम अपने बाबा के लिए दवाइयाँ लेने रात के अंधेरे में अकेली निकली हो तो मैं फौरन वहां पहुंचा। उन गुंडों को डराने और अपना खौफ बिठाने के लिए मुझे अपने ही आदमियों पर वो झूठा फायर खोलना पड़ा ताकि तुम उनकी नजरों से बच सको और महफूज रह सको। वाहन ने उसकी आंखों में इंतहाई गहराई से देखते हुए कहा, और ये निकाब वो भी मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी क्योंकि हाशिम तुम्हें अस्पताल के मामलात में दखल देने की वजह से गायब करवाने का मंसूबा बना चुका था और मेरे पास तुम्हें अपनी बीवी बनाकर इस हवेली में अपनी नजरों के सामने महफूज रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। महापारा की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो कातिल और दरिंदा समझ रही है और कोस रही है वो तो दरअसल हर कदम पर उसकी जान और इज्जत का मुहाफिज बना हुआ था और तन्हा इतनी बड़ी जंग लड़ रहा था। हाशिम और उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार करके पुलिस की गाड़ियों में बिठाया जा चुका था और हवेली का माहौल कई सालों के बाद बिल्कुल पुरसुकून और महफूज हो गया था। महापारा शदीद शर्मिंदगी और एहसास जुर्म से सर झुकाए खड़ी मुसलसल रो रही थी। मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा और आप पर इतने घटिया इल्जाम भी लगाए जबकि आप अपने ही लोगों के खिलाफ इतनी बड़ी जंग अकेले लड़ रहे थे। मैंने आपको समझने में बहुत गलती कर दी। वो सिसकते हुए बोली तो रोहान ने इंतहाई मोहब्बत से मुस्कुराकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हालात ही कुछ ऐसे संगीन थे कि मुझे तुम्हें इस कड़वी सच्चाई से दूर रखना पड़ा ताकि तुम हाशिम के गुस्से का निशाना न बनो और मेरा मिशन भी खराब ना हो। रोहन ने अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ किए। थोड़ा से संभलते अपने पाँव की मरहम पट्टी करवाने के बाद रोहन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर खड़ी गाड़ी की जानिब ले गया। महापारा ने कोई सवाल नहीं किया। वो बहुत खामोश और मुतमईन थी। आज रात वो इस पुरसुकून और रोशन जिंदगी की तरफ सफर करने वाले थे जिसका ख्वाब महापारा ने हमेशा देखा था और जिसका वादा रोहन ने अपनी खामोशी से किया था। रात भर का लंबा और पुरसुकून सफर तय करने के बाद अगली सुबह उनकी गाड़ी एक दूसरे और इंतहाई खूबसूरत शहर के एक शानदार और रोशन घर के सामने रुकी। रोहन ने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और महापारा को अंदर ले गया। सरसब्ज लॉन में एक अंधेर उम्र जोड़ा बैठा चाय पी रहा था और एक जवान लड़की उनके पास खड़ी फोन पर बातें करते हुए हंस रही थी। रोहन को अचानक अपने सामने खड़े देख वो लड़की खुशी से चीखती भागी और रोहन के गले लगी। भाई, आप आ गए? हमने आपको कितना मिस किया। उसकी छोटी बहन जारा थी जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रोहन के वालिदैन भी नम आंखों के साथ आगे बढ़े और अपने बहादुर बेटे को सीने से लगाया। महापारा हैरानी से ये सब देख रही थी। रोहन ने उन्हें हाशिम और उसके माफिया की दरिंदगी से बचाने के लिए काफी अरसे से शहर में उन्हें छुपा रखा था और खुद उनसे दूर उस मौत की हवेली में अकेला जी रहा था। रोहन ने महापारा का हाथ पकड़ा और उसे अपने वालिदैन के बिल्कुल सामने खड़ा किया कि महापारा मेरी बीवी और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत इनाम। रोहन ने मुस्कुराते हुए फखर से तारुफ करवाया और थोड़ी तफसील से भी आगाह किया। उसकी माँ ने बेसख्ता आगे बढ़कर माहिर महापारा का माथा चूमा और उसे प्यार से गले लगाया। मेरे बेटे ने वाकई बहुत प्यारी और मासूम लड़की चुनी है।
تم نے تو آج ہماری برسوں کی تنہائی ہی دور کر دی۔ ان کے لہجے کی مٹھاس اور اپنائیت نے ماں پارا کے دل کے سارے زخم بھر دیے۔ اسے آج وہ پیارا سا خاندان مل گیا تھا جس کی کمی اس نے اپنے بابا کے جانے کے بعد ہر پل شدت سے محسوس کی تھی۔ گھر کا ماحول انتہائی خوشگوار اور ہنسی مذاق سے بڑا تھا، اور ماہ پارا کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی نئی دنیا میں آ گئی۔ زارا تو ماں پارا سے اتنی جلدی گھل مل گئی تھی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کی بہترین سہیلیاں ہو۔ بھابھی، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، میرے بھائی کا دل جیت لیا، ورنہ تو ہم ڈرتے تھے کہ ان کی بیوی تو ان کا غصہ دیکھ کر پہلے ہی دن بھاگ جائے گی۔ زارا نے روحان کو شرارت سے چھیڑتے اونچا کہکا لگایا۔ روحان نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا تو سب گھر والے ہنس پڑے، اور ماں پارا بھی دل کھول کر مسکرا رہی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا ہر دکھ، ہر تکلیف اب بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ روحان کی ماں نے خوشی سے اعلان کیا کہ وہ اگلے ہفتے ایک بہت بڑی اور شاندار دعوت کا انتظام کریں گے، جس میں ان کے ولیمے کا فنکشن بھی ہوگا، تاکہ وہ اپنی پیاری بہو کو اپنے ساتھ جاننے والے اور رشتے داروں سے ملوا سکے۔ روحان نے انتہائی محبت بھری نظروں سے ماہ پارا کی طرف دیکھا، جو کہ حیا سے سر جھکائے بیٹھی ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی۔ یہ خوبصورت دن ماہ پارے کے لیے کسی حسین خواب کی طرح تھے، جہاں صرف اپنوں کا بے لوث پیار اور دل کا سکون تھا۔ رات کی خاموشی میں ان کا کمرہ مدم اور نرم روشنیوں اور تازہ گلابوں کی پھولوں کی بینی بینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ یہ ان کی پہلی حقیقی اور پرسکون رات تھی، جہاں کوئی تلخی، کوئی راز اور کوئی دوریاں ان کے درمیان نہیں تھی۔ روحان بالکنی کا دروازہ، شیشے والا دروازہ بند کر کے اندر آیا تو ماہ پارا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے کانوں سے بھاری بالیاں اتار رہی تھی۔ وہ ہلکے سرخ رنگ کے جوڑے میں بلا کی حسین لگ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک قدرتی سی چمک اور حیا تھی جو اسے مزید دلکش بنا رہی۔ روحان چلتا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اور آئینے میں اس کی جھکی ہوئی نظروں کو مسکرا کر دیکھا۔ اس نے انتہائی نرمی سے ماہ پارا کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھے تو ماہ پارا کے وجود میں جیسے ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیا تم اب بھی مجھ سے ویسے ہی ڈرتی ہو؟ روحان نے انتہائی دھیمی اور شرارتی سی آواز میں اس کے کان کے قریب جھک کر پوچھا۔ ماہ پارا نے مسکرا کر پلٹ کر اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا، جس میں اب صرف بے پناہ محبت تھی۔ ڈر تو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ نکاح مجبوری ہے، کیا یہ تعلق بھی مجبوری ہے؟ اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی روحان نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی تھی اور بولا، مجبوریاں تو صرف دنیا کو دکھانے کا بہانہ تھی ماں پارا۔ تم تو وہ پہلی اور آخری محبت ہو جس کی روشنی میں نے اپنی تاریک زندگی میں مانگی تھی۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے نہیں بلکہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے تم سے نکاح کیا تھا۔ روحان کی اس سچے اور دل کو چھو لینے والے اقرار نے ماہ پارا کی آنکھوں کو خوشی کے آنسو سے جھلکنے پر مجبور کر دیا، اور اسے مسکراتے ہوئے روحان کے سینے پر سر رکھ دیا، اور روحان نے بھی اسے اپنے مضبوط اور پرسکون ہزار میں سمیٹ لیا۔ ان کی سچی محبت یا ٹوٹ رشتہ ہمیشہ ایک امر بیل کی طرح تھا، جو ایک بار کسی پیڑ سے لپٹ جائے تو پھر زندگی کے آخری سانس تک اسی کے ساتھ اور اسی کے سہارے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو ماہ پارا اور روحان کی یہ رومانوی اور تجسس سے بھرپور کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید پیاری اور رومانوی کہانیوں کے لیے زرمش ناول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔